अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूइंग विद द लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 14 जिसमें हम वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे। लेट्स कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी जो कि ये वाली थी, एग्जांपल 14.1। इसमें हमने इसको हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इसमें हमने एक ब्लॉक था जो कि इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर अटैच हुआ था एक स्प्रिंग के साथ, और उसको हमने पुश किया था टू अ न्यू लोकेशन, और फिर हमने उस पर फोर्सेस कैलकुलेट की थी उस ब्लॉक के ऊपर, जो कि 3-4 डिफरेंट टाइप की फोर्स, टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया था। बिकॉज 4-5 डिफरेंट फोर्सेस हैं। एक फोर्स वेट थी, एक फोर्स पी जिससे वो पुश कर रहा है, एक फोर्स स्प्रिंग की फोर्स थी, और एक नॉर्मल फोर्स थी। अच्छा, उससे पहले हमने एक बात डिस्कस की थी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, जिसमें if you remember this small derivation और एक फिगर जिसमें हमने बात की थी कि एक पार्टिकल, अगर if a particle is moving with certain velocity, तो उसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम T1 कहते हैं। उस पर अगर कुछ वर्क होता है बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस तो वो इक्वल हो जाती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल रिलेशन। इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने अगले न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो इसमें T1 वही ½ mv² है, T2 ½ mv² एट 0.2 है, और U जो है वो तमाम फोर्सेस का जो वर्क डन है उस बॉडी के ऊपर वो हो रहा है। इट्स नॉट अ वेक्टर इक्वेशन, इट्स अ स्केलर इक्वेशन, तो इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं होता, बिकॉज आपको पता है एनर्जी ऑफ वर्क इज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज़। सो एज वी सॉल्व द न्यूमेरिकल आपको आइडिया होता रहेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड बिफोर अगेन वी कैन हैव अ रीकैप ऑफ दिस स्लाइड एज वेल। इसमें हमने बात की थी कि वेरिएबल फोर्सेस होती हैं जिसमें जिससे वर्क डन जो है वो आपके पास यू नीड टू इंटीग्रेटेड। फिर कांस्टेंट फोर्सेस का वर्क डन काफ़ी आसान होता है। फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट का आपने प्रोडक्ट लेना होता है। वेट का जो है वो वेट मल्टीप्लाई बाय द वर्टिकल डिस्टेंस एंड द स्प्रिंग फोर्सेस ½ kS² एट द इनिशियल पोजीशन। तो ये तमाम बातें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने पहले से आप नहीं जानते हैं। दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट जो आपने पहले एलिमेंट्री क्लासेस में या शुरू क्लासेस में डिस्कस किए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इनको हमने अप्लाई कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम उस लिए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व देखते हैं। एक न्यूमेरिकल ये हमारे पास है 14.10। आर 2 मेगाग्राम कार, मतलब 2000 kg car has a velocity of v1 equals to 100 kilometers per hour. When the driver sees an obstacle in front of the car, if it takes 0.75 seconds for him to react and lock the brakes, causing the car to skid, determine the distance of the car travels before it stops. The coefficient of kinetic friction between the tires and the road is mu k equals to 0.25. ओके, सवाल के पहले फिजिक्स समझ लेते हैं। एक गाड़ी है जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ड्राइवर को सामने एक ऑब्स्टिकल नज़र आता है, और ड्राइवर जो है वो उस ऑब्स्टिकल को जब देखता है तो उसको तकरीबन 0.75 सेकेंड्स लगते हैं ब्रेक दबाने में, विच मीन्स कि 0.5 सेकेंड तक वो ब्रेक नहीं दबाता, और उसके बाद जब वो दबाता है तो गाड़ी स्किड करती है, और उसके बाद जो है वो ड्यूरिंग द स्किडिंग भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। दैट्स ऑब्वियस, राइट। तो इसको बात आई, ऐसी बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास एक गाड़ी है जो कि 100 मीटर्स पर आवर से मूव कर रही है। ड्राइवर ने एक ऑब्स्टिकल देखा, उसने 0.75 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ने स्किड किया और कुछ डिस्टेंस कवर किया, और वो गाड़ी रुक गई। तो अगर बताना है आपको डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस कवर ट्रैवल बिफोर इट स्टॉप्स, मतलब जब उसने उस ऑब्स्टिकल को देखा उस वक्त से लेकर गाड़ी जब रुक गई तो कितना फासला तय किया। तो अगर हम इस सवाल को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहला हिस्सा ये है कि जितना गाड़ी ने 0.75 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया जब उसने ब्रेक नहीं लगाया, तो वो तो बहुत सिंपल सी बात है। बट जैसे ही उसने ब्रेक लगा दिया तो नाउ द कार इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज उस गाड़ी को रोकने के लिए उस गाड़ी की मोशन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो दैट जो, और गाड़ी कौन सी फोर्स से रोक रही है, वो फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसके रोक रही है। अब हम सवाल देखते हैं।
सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो गाड़ी का नॉर्मल फोर्स है जो गाड़ी लगा रही है, नॉर्मल फोर्स गाड़ी पर लग रही है एन, वो किसके बराबर है, बिकॉज उसी के ज़रिए हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ समीशन ऑफ फोर्सेस करें अलॉन्ग वाई एक्सिस तो बहुत आसान सी बात है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है एन वो ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर वाई में हम सम कर रहे हैं 2000 इसका केजी मास है, 9.81 उसका टोटल वेट हो गया मल्टीप्लाई बाय, और सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वाई एक्सिस तो आपके पास ये राइट हैंड साइड वाली टर्म जो है वो एम ए वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ए वाई कोई कंपोनेंट नहीं है। इससे हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास एन की वैल्यू आई। एन की वैल्यू वो वैल्यू है जो कि जो आपके पास सरफेस है वो उस पर रिएक्शन लगा रही है, विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू द सेम द वेट ऑफ द कार। अब इससे हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ गई कि अगर हमारे पास एन की वैल्यू है तो हम उससे फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जब गाड़ी ने ब्रेक्स दबाए और ज़मीन के साथ उसने रगड़ खाया। तो आपके पास न्यू के जो है फ्रिक्शन फैक्टर है और न्यू के इन टाइम्स एन इज विल गिव यू द फ्रिक्शन फोर्स। न्यू फोर्स वो जो कि ज़मीन और टायर के दरमियान लग रही है और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है गाड़ी को रोकने के लिए, जो वर्क रिक्वायर्ड है वो करने के लिए। नाउ सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम V1 को जो हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो दिस इज़ द कन्वर्जन फैक्टर हियर, तो दैट्स नॉट एन डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो 100 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर पर सेकंड में तो 27.78 मीटर पर सेकंड बनता है। नाउ दिस इज़ द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इक्वेशन। दैट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन, इफ़ यू मैनेज टू अप्लाई इट करेक्टली बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले गाड़ी जो है वो गाड़ी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है T1, उस पर कुछ वर्क हुआ और फिर उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है वर्क एनर्जी की, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम T1 की बात करते हैं। T1 वो काइनेटिक एनर्जी है गाड़ी की जो इनिशियली उसमें है ड्यू टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो हाफ mv², तो हाफ mv1² हो गया। मास जो है वो 2000 किलोग्राम है। वेलोसिटी आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास 27.7 मीटर स्क्वायर आ गई। अब यहाँ पे जो है U1 to 2, ये U1 to 2 बेसिकली क्या है कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जो वर्क हुआ है उस गाड़ी के ऊपर। अच्छा, वर्क डन कैसे हुआ है? वर्क डन ऐसे हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो लगी है वो फोर्स है और जो डिस्टेंस उस फोर्स ने कवर किया है उसको हम एस डैश कह देते हैं। मतलब गाड़ी ने जब ब्रेक अप्लाई की है तो जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई किया उसने स्किड किया, स्किड करने के दौरान उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो कितना है एस डैश, और जो फोर्स उस पर लगी है वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है वर्क डन गाड़ी की मोशन के, बिकॉज गाड़ी को हम रोक रहे हैं तो ये नेगेटिव हो गया। इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो क्यों है? क्योंकि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस वर्क इज़ ज़ीरो। हाफ mv2 जो है वो ज़ीरो हो गया बिकॉज हमें गाड़ी को रोकना था। तो यूँ समझ लें गाड़ी स्पीड से आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, उसने 0.75 के बाद ब्रेक लगाया, गाड़ी ने स्किड किया। स्किड का मतलब है कि फ्रिक्शन पैदा हुआ और फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी की मोशन के अगेंस्ट एक वर्क हुआ। वर्क जो है वो 4905 है और एस डैश है वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया ड्यूरिंग द स्किडिंग प्रोसेस, एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्योंकि गाड़ी का इवेंचुअली काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, वेलोसिटी ज़ीरो थी। नाउ इससे हमारे पास S1 की वैल्यू आ गई। ये S1 की वैल्यू फिजिकली क्या है? ये वो डिस्टेंस है जब ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी के रुकने तक का जो फासला है वो गाड़ी ने ये तय किया। नाउ पर गाड़ी, हमने बात देखी थी कि जो ड्राइवर है उसको वो जो ऑब्स्टिकल है नज़र आया तो उसने 0.75 डिस्टेंस के बाद जाके ब्रेक लगाया। तो गाड़ी जो लैग जो 0.5 सेकेंड से पहले उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? वेलोसिटी उसकी 27.78 थी, विच इज़ 100 किलोमीटर पर आवर, और फिर उसने टाइम 0.75 के बाद ब्रेक लगाया तो उसने 20.83 डिस्टेंस पहले कवर किया। मतलब जब उसको ऑब्स्टिकल नज़र आया उसके 20.83 मीटर्स तक डिस्टेंस कवर करने के बाद या फिर 0.75 टाइम के बाद उसने वो ब्रेक्स अप्लाई किए, और फिर उसने जब ब्रेक्स अप्लाई किए तो उसने फिर उस ड्यूरिंग द ब्रेकिंग प्रोसेस जो स्किडिंग प्रोसेस है उसने 157 डिस्टेंस कवर किया। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 157.31
और 20.83. तो when you sum them up you can get 178 meters. This is the total distance. जब गाड़ी को नज़र आया ऑब्स्टिकल और उसने गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली रुक गई है, वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो गई है. So this is the first numerical. Let's move to the second numerical and on the same topic. यहाँ पे एक सवाल देख लेते हैं. दिस क्वेश्चन हैज़ टू डिफरेंट एस्पेक्ट. वन एस्पेक्ट जो है वो इसमें वर्क एनर्जी का है, दूसरा जो है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का भी है. दिस इज़ बिकॉज हम चैप्टर नंबर 12-13 पढ़ चुके हैं, तो जो कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 12-13 में हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो आपके पास अगले चैप्टर्स में भी वो इस्तेमाल होते रहेंगे. तो इट डजंट मीन कि आपने जो पीछे पढ़ी हैं चीज़ें वो अब नहीं इस्तेमाल होंगी. बिकॉज यहाँ पे एक हम प्रॉब्लम देखते हैं. 2 pound brick slides. एक ब्रिक है, एक ईंट है जो कि पॉइंट ए पर रखी हुई है, उसका वेट गिवन है 2 pounds. ब्रिक स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ रूफ सच दैट, स्मूथ रूफ का मतलब है फ्रिक्शन को हमने इग्नोर कर दिया. सच दैट व्हेन इट इज़ एट पॉइंट ए, जब पॉइंट ए पर है तो उसकी वो वेलोसिटी है 5 feet per second, मतलब v1 कह देते हैं या va कह देते हैं. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ब्रिक जस्ट बिफोर इट लीव्स द सरफेस एट बी. पॉइंट बी तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड कितनी हुई, और पॉइंट वो स्लाइड कर रही है, पॉइंट बी तक पहुँची और फिर उसके बाद उसने एक प्रोजेक्टाइल मोशन को लिया और पॉइंट सी पर स्ट्राइक कर रहा है. और हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस डी फ्रॉम द वॉल टू वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. पॉइंट सी से लेके दीवार तक का डिस्टेंस जो है डी वो निकालना है, और पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी है वो निकालनी है. तो विच मीन्स वी हैव टू फाइंड two velocities which is vb and vc or the distance between point C and the wall. तो फिर देख लेते हैं एक दफ़ा. एक ब्रिक है जो कि एक स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है. इट इज़ स्लाइडिंग डाउन एंड एट पॉइंट ए इट्स वेलोसिटी इज़ 5 feet per second. पॉइंट बी तक पहुँचते पहुँचते उसकी कुछ वेलोसिटी तब्दील हुई, हमें वो निकालनी है. और बी से लेके जब सी तक वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आ रही है तो सी पर जो वेलोसिटी है वो निकालनी है, और डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड सी निकालना है. तो हम इस सवाल को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं. पहला हिस्सा ये है कि हम पॉइंट ए से बी को एनालाइज करें एंड देन बी को सी से एनालाइज करें. सो मूविंग फर्दर, अगर मैं पॉइंट ए से बी लगाता हूँ तो हमारे पास पॉइंट ए से बी अगर मैं इन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ, दैट इज दिस इज द इक्वेशन. टी ए प्लस टी ए इनिशियल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्रिक एट पॉइंट ए plus the work done on the brick from point A to B is equals to the final kinetic energy of the brick at point B. तो आप ये देख सकते हैं कि हाफ mv², 2 जो है वो उसका वेट गिवन है, तो आपने इसको मास में कन्वर्ट कर दिया डिवाइडिंग एट 32.2 विच इज़ द जी वैल्यू इन इम्पीरियल यूनिट्स. va² 5 है, 5² प्लस, अच्छा यहाँ पे देख लें जो वर्क डन इस ब्लॉक के ऊपर हुआ है ड्यूरिंग बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वो बेसिकली वो वर्क डन है जो उसका वेट कर रहा है. और हम ये बात देख चुके हैं कि वेट जो वर्क करता है वो सिंपली इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है मल्टीप्लाई बाय द वेट. तो वेट कितना है 2 टाइम्स 15 जो वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस दरमियान है. तो वर्क डन उसका वेट ने किया प्लस काइनेटिक जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट बी पर वो कितनी है हाफ m मास vb². तो यू हैव एवरीथिंग इन दिस इक्वेशन एक्सेप्ट vb. तो वी गेट vb इक्वल्स टू 31.5 feet per second. नाउ अब हम बात करते हैं आपकी पॉइंट जब हम पॉइंट बी से पॉइंट डी तक, ठीक है. तो अगर मैं इस पर इक्वेशन लगाता हूँ सिंपल, आपके पास जो सिंपल इक्वेशन है इन एक्स एक्सेस, तो s जो है s इक्वल्स टू v0t होता है. v0 s0 अगर मैं 0 मान लेता हूँ वॉल के ऊपर, तो v0 पॉइंट b पर कितनी होगी आपके पास 31.48 जो यहाँ से निकल के आई है आपके पास, और t और उसका मगर हमें इस वेलोसिटी का पॉइंट b पर जो वेलोसिटी है वो बेसिकली एक एंगल बना रही है विद दिस लाइन. तो आपको पता है यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, जिस ट्राइंगल की मदद से हम इस पॉइंट b पर जो वेलोसिटी बन रही है उसका हमें पॉइंट बी पर वेलोसिटी का वेक्टर है वो डाउनवर्ड ऐड कर रहा है. तो इट इज़ मेकिंग एन एंगल विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ 5 4 3. तो आप ये देख सकते हैं कि डी बराबर है जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, बराबर है s0 को 0 ले लिया वॉल के ऊपर, वेलोसिटी
जो 31 पॉइंट बी पे थी उसका हमने एक्स कंपोनेंट लिया। एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा, 4/5 और टाइम्स द टी वो डिस्टेंस है जो कि उसने तय किया है फ्रॉम पॉइंट बी से पॉइंट सी तक। तो बेसिकली हम पॉइंट बी से सी जो वेलोसिटी का यूज़ करते हुए डी की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी को इस्तेमाल करेंगे तो वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटीज एक्स कंपोनेंट और द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ताकि हम डी निकाल सकें। तो डी इक्वल्स टू वी नॉट विच इज़ 31.5। मैंने ये क्यों मल्टीप्लाई किया मैं फिर बता देता हूँ कि 31.48 जो है वो एक एंगल पर है, जो एंगल जो है वो इस लाइन के इस रूफ टॉप के अलाइन है, बट वी नीड टू फाइंड द एक्स कंपोनेंट। तो हमने इसको 4/5 से मल्टीप्लाई किया। टाइम जो है वो टाइम आ गया। नाउ दिस इक्वेशन हैज़ टू वेरिएबल्स टाइम एंड टी, सो वी हैव टू स्टॉप हेयर। नाउ वी कैन यूज द अदर इक्वेशन विच इज द सेम इक्वेशन बट सेम इक्वेशन ऑफ द मोशन बट इन वर्टिकल डायरेक्शन, पॉइंट ए से पॉइंट बी पॉइंट सी। नाउ अगर मैं को वर्टिकल लिख रहा हूँ तो एस की वैल्यू मुझे पता है जो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है 30। एस की वैल्यू एस नॉट को मैं 0 मान लेता हूँ। वी नॉट जो है वो 31.48 है यही। अब मैं देखें पिछले स्टेप में मैंने पॉइंट बी से पॉइंट सी तक हॉरिजॉन्टल किया था और पॉइंट बी से पॉइंट सी में वर्टिकल जा रहा हूँ। तो दैट्स वाई मुझे वेलोसिटी का एक वाई वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए जो कि 3/5 होगा, क्योंकि ट्राइंगल से निकाला आपने, देखें 3/5। ये वही कॉन्सेप्ट है जब आप स्टैटिक्स में अप्लाई करते रहते हैं। सिमिलरली +1/2 ये ए जो है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 32.2। यहाँ से हमारे पास टी की क्वेश्चन आ गई जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, हमने इनको सॉल्व किया, मतलब आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास दो रूट्स आएंगे, जो पॉजिटिव रूट है हमने वो ले लिया बिकॉज नेगेटिव रूट पॉसिबल नहीं है टाइम के लिहाज से, तो नेगेटिव रूट को हमने इग्नोर कर दिया। वी इग्नोर नेगेटिव रूट, तो टाइम की वैल्यू 0.9 आ रही है अप्रॉक्सीमेटली। इस 0.9 को जब मैं यहाँ पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर तो आई कैन गेट डी। तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट बी से पॉइंट सी तक अपनी प्रोजेक्टाइल इक्वेशंस अप्लाई की अक्रॉस एक्स एक्सेस एंड अक्रॉस वाई एक्सेस। अक्रॉस एक्स अप्लाई किया तो वी नीड टू फाइंड डी बिकॉज हमने डी जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सेस है, बट उस इक्वेशन में टाइम का वेरिएबल आ रहा था। तो अपने फिर हमने बी से सी तक वर्टिकल इक्वेशन अप्लाई की बिकॉज वी हैव सम इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्टिकल लेंथ, जिसकी मदद से हम टाइम की इक्वेशन निकाल ली। फिर हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम निकाल के दोबारा इसमें पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन द वॉल एंड पॉइंट सी। नाउ अगर मैं पॉइंट ए जो मेरा इनिशियल पॉइंट था और इस पॉइंट सी के दरमियान वर्क एनर्जी बैलेंस लगाता हूँ, प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ, तो आई कैन डू इट बिकॉज पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम का एम जो है वो 2/32.2 क्यों है मैं बता देता हूँ, बिकॉज 2 इज़ द वेट एंड 32.2 इज़ द जीज वैल्यू इन इम्पीरियल यूनिट्स एंड देन वी हैव वेलोसिटी। ये अब यहाँ पे वेट जो है 2 है। अब 45 क्यों आया, बिकॉज नाउ पॉइंट ए से पॉइंट सी तक 15 + 45 वी हैव द कंप्लीट हाइट ऑफ द बिल्डिंग एन इक्वल्स टू हाफ mv²। अब यहाँ पे जो v है वो अननोन है विच इज़ हाफ mv² तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई। सो आई होप ये आपको सवाल क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, फिर बी से सी गए, बी से सी में भी हमने पहले x लगाई फिर y लगाई एंड देन वी यूज्ड point A and point B. You could have used point B to C for calculating VC. There would not be any difference. अगर मैं यही क्वेश्चन पॉइंट B और C के दरमियान लगाता तो कोई मसला नहीं था बिकॉज हमारे पास वेलोसिटी भी है, हमारे पास ये वैल्यू भी है, हाइट भी है, हमारे पास या वी हैव दिस वैल्यू एज वेल 30। तो अगर हम यही इक्वेशन ए टू सी लगाते हैं, हम बी से सी लगा देते हैं, तो हम ये जो इक्वेशन है ना जिसको हम वर्क एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, ये इक्वेशन हम किसी भी दो पॉइंट के दरमियान लगा सकते हैं जब तक हमारे पास उन दो पॉइंट के दरमियान वेलोसिटीज़ की वैल्यू पता है और उनके दरमियान जो वर्क डन हुआ है उस बॉडी के ऊपर वो पता है, और वर्क डन जो है वो फोर्सेस करती हैं। सो आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ओके सो तो अभी हम इस वीडियो में हम दो ही न्यूमेरिकल कवर करते हैं, and in the next video we will cover more numericals. So thank you very much.